हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु खजाना आप सभी का स्वागत करता हूँ पॉलिटी की नई क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, पर उससे पहले हम शुरू करते हैं अपना जो हमने भाग 3 कल पढ़ा था उसका रिवीजन, यानी कि मूल अधिकार का। भाग 3 में मूल अधिकार है और इनकी संख्या आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार जो है ये ख़त्म कर दिया, अब 6 प्रकार के हैं। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में अल्पीकरण और आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और 29 और 30 में आपका अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। ये हमने आपको डिटेल में पढ़ा है, आप वीडियो देख सकते हैं भाई। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। ये 6वां अधिकार था। और संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह आर्टिकल 32 में, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। इसमें हम 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार पर जारी कर सकता है रिट, और हाई कोर्ट मूल अधिकार पर और किसी अन्य मामले पर भी जारी कर सकता है, ये हाई कोर्ट कर सकता है। हमारी 5 प्रकार की रिट होती हैं। पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि व्यक्ति को मिलती है अधिकार से। अधिकारी को ये नियम है कि अगर किसी पुलिस वाले ने या किसी अधिकारी ने आपको बंदी बनाया तो वो आपको 24 घंटे में सशरीर कोर्ट में प्रस्तुत करे। दूसरा है परमादेश, जिसमें इसका ठोट है कि हम आदेश देते हैं। और अधिकार परीक्षा, हमें आपको किसने अधिकार दिया। और उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये ऊपरी न्यायालय, ये कोर्ट के लिए होते हैं। प्रतिषेध क्या होता है, किसी मतलब ऊपरी न्यायालय निचली अदालत पर उसके जो फैसले उस पर रोक लगा सकती है। और उत्प्रेषण में ऊपरी न्यायालय या ऊपरी अदालत निचली अदालत पर उसके फैसले को बदल भी सकती है। ये दोनों कोर्ट पर लागू होते हैं, ये तीनों अधिकारी पर लागू होते हैं। कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं भाई जो हम भारतीयों को मिलते हैं केवल, उनको एक याद कर लो, 15, 16, 19, 29 एवं 30। भाई एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि वोट डालने का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है या नहीं। तो भाई वोट डालने का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, वो केवल राजनीतिक अधिकार है हमारा। मूल अधिकार केवल संसद प्रतिबंधित कर सकती है और कोई नहीं, राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकते हैं। इसके बाद आज हम देखते हैं आपका डीपीएसपी भाई, यानी कि भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको हम कहते हैं डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भाग 4 में, इनकी संख्या आर्टिकल 36 से 51 तक। ये क्या है भाई, इनका क्या मतलब है। राज्य की नीति निदेशक तत्व, राज्य मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट विभाग। कोई राज्य से वो नहीं समझेगा कि यूपी, बिहार, दिल्ली। राज्य वही है जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था, जो परिभाषा सेम वही यहाँ भी है। वही राज्य है जो अपने आप में अपने कानून खुद बनाता हो, वो राज्य होता है। तो राज्य जो नीति बनाएगा वो लोगों की देखभाल, जन कल्याण के लिए बनाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए बनाएगा। ठीक है भाई, इसको यही मतलब है कि जो नीति बनेगी वो समाज कल्याण, लोक कल्याण, इनको ध्यान में रखते हुए बनाएगा। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं भाई, जैसे इसको कहाँ से लिया गया ये और देख लेंगे हम। इसको आयरलैंड से लिया गया भाई। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इनको। और आयरलैंड के संविधान
में भी ये स्पेन के संविधान से लिया गया था, यानी कि स्पेन ने दिया आयरलैंड को और आयरलैंड से लिया हमने। वो ज़रूरत नहीं है, बस आयरलैंड याद रखना आप। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं भाई, जैसे इनका उद्देश्य होता है केवल कि सामाजिक व आर्थिक मदद करना। ये भाई कोर्ट में वाद एवं परिवर्तनीय नहीं है। इनकी ये सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको दें या ना दें। ठीक है भाई। इनको केटी साह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को केटी साह ने कहा था कि यह ऐसे चेक है जिसको बैंक दे भी सकता है और ना भी, यानी कि बैंक की इच्छा अनुसार इसको भुगतान होता है। यह ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा अनुसार भुगतान होता है। तो एक बार देखते हैं भाई, नीति निर्देशक तत्व वो हैं जो हमारे राज्यों की नीति बनाने में काम आएंगे भाई। इनकी संख्या 36 से 51 तक है, आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं। इनका उद्देश्य है सिर्फ सामाजिक एवं आर्थिक मदद करना। ये कोर्ट में वाद एवं परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि आप इनके खिलाफ ना ही कोर्ट में जा सकते हो। अगर आप कोर्ट में गए तो आपको सीधा डायरेक्ट भगा दिया जाएगा डीपीएसपी का नाम सुनते ही। ना ही इन पर आप कोर्ट में बहस कर सकते हो और ना ही लागू करवा सकते हो। ये पूर्णतः सरकार की इच्छा पर निर्भर होते हैं कि आपको ये सरकार दे या ना दे। केटी साह ने इन डीपीएसपी को कहा था कि ये ऐसा चेक है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर है कि उसका भुगतान करे या ना करे भाई। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 36। इसमें भाई राज्य की परिभाषा है। परिभाषा वही है जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी थी, यानी कि कोई भी राज्य जो इंडिपेंडेंट है अपने आप में, विभाग जो अपने कानून या अपने मतलब कानून जो है खुद बनाता है, वो वही राज्य है अपने आप में। तो वो जो नीति बनाएगा वो इनके हिसाब से बनाएगा। तो यही आर्टिकल 12 में पढ़ा था हमने। आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में लिखा है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। यानी कि आप इनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट इनको लागू नहीं करेगा और ना ही ये परिवर्तनीय और ना ही वाद योग्य है।
इसके बाद यानी कि आप इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करा सकते, ना इन पे बहस कर सकते हो। आर्टिकल 38 भाई, आर्टिकल 38 है लोक कल्याण यानी कि सामाजिक कल्याण। लोक कल्याण क्या है भाई? लोक कल्याण वो होता है जैसे आपके भाई देखो, आपके आसपास कुछ राशन की दुकान होती हैं, वो सरकार देता है राशन, सरकार का तब मन करेगा जब उसको बंद कर सकती है। आपकी कोई ज़बरदस्ती नहीं कि सरकार क्यों नहीं दे रही, वो सरकार की इच्छा है कि उसे दे या ना दे। इनको भाई जो डीपीएसपी होते हैं कहते हैं कि सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए ज़्यादा प्रयोग करती है। जैसा आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में फिलहाल केजरीवाल सरकार है जो कि आम आदमी पार्टी की है। उन्होंने कुछ यूनिट बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री है, बस में लेडीज़ के लिए किराया फ्री है, तो वो लोक कल्याण के अंतर्गत आएगा। वो सरकार की इच्छा पर निर्भर है कि वो दे या ना दे। केजरीवाल जी को तड़के मन घूम को कि भाई मुझे नहीं देने, तो मना कर देंगे टाल तड़के से, अपना किराया लाओ भाड़ा लगाओ। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये सरकार की इच्छा पर है कि आपको दे या ना दे। ये सिर्फ राजनीतिक कार्य होते हैं, सामाजिक और राजनीतिक न्याय हैं दोनों, इसको बोल देते हैं सामाजिक या राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्टिकल 39 भाई, आर्टिकल 39 में है समान वेतन यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और स्त्री को समान। आर्टिकल 39 भाई, आर्टिकल 39 में है कि जहाँ ये आपका सरकारी जो विभाग है उसमें जो स्त्री व पुरुष कार्य करते हैं, यानी कि एक ही पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। ये नहीं कि भाई पुरुष को अलग वेतन मिल रहा है और महिला को अलग। ये अब सभी ने ज़्यादातर सारे ही डिपार्टमेंट ने लागू कर लिया है। लेकिन अगर वो डिपार्टमेंट मतलब राज्य, वो चाहे कि हम इसको समान दें या ना दें, उसकी इच्छा पर है। अगर कल को उनको मन करा कि भाई पुरुष को ज़्यादा वेतन देना है, महिला को कम देना है, और उन्होंने कर दिया ऐसा, तो महिला कोर्ट में नहीं जा सकती इसके खिलाफ। लेकिन अब एक पॉलिसी बनी हुई है, मतलब पॉलिसी टाइप ही समझिए कि सबको समान वेतन ही मिलता है सरकारी में, तो प्राइवेट को भाई कोई वो ही नहीं है इसमें। जैसे सरकार जो आपके लोक हित के लिए जो सामाजिक जो मतलब सरकारी हैं विभाग, उन्हीं पर लागू होते हैं मोस्टली, तो वो समान वेतन देने की वहाँ प्रथा बन चुकी है, समान ही मिलता है। मान लीजिए कोई स्कूल है या कोई आपके स्कूल में दो टीचर हैं, एक महिला है और एक पुरुष है, तो अगर एक ही पोस्ट पर हैं, एक ही रैंक के हैं, एक ही बैच के हैं, तो उनको समान वेतन मिलेगा, अलग अलग नहीं कि पुरुष को 50,000 मिल रहा है और महिला को 45। नहीं भाई, सेम वेतन मिलेगा, सेम बिल्कुल। तो इसमें यही लिखा हुआ है। लेकिन ये
उसकी इच्छा पर है, वो कल को हटा भी सकते हैं, इसमें कोई भाई दो राय नहीं, ना ही ये कोर्ट में जा सकता है फिर उसके खिलाफ। इसके बाद आर्टिकल 39 का क्या आता है। 39 का क्या जो है, इसमें निःशुल्क विधि सहायता है। इसके लिए भाई बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में किया। यानी कि आपका किसी कोर्ट में केस चल रहा है और आप कह रहे हो आपके पास पैसे नहीं है कोर्ट में केस लड़ने के लिए या वकील करने के लिए, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो कि जज साहब हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है जो हम वकील कर सकते हैं हायर। तो कोर्ट आपके केस को देखकर आपको एक लीगल एडवाइजर यानी कि वकील दे देगी, उसका भुगतान जो करेगी कोर्ट करेगी या गवर्नमेंट करेगी। ये 39 के क्या में है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, उसके तहत ये जोड़ा गया। लेकिन फिर वही बात कह रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं है भाई, कुछ भी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि फ्री वकील दो, नहीं मिलेगा। जोर ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं हो सकती इसमें, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो आपको वकील दें या ना दें। इसके बाद आर्टिकल 40 आता है। इसमें आपको ग्राम पंचायत को संगठन है या गठन है, इस पे भी एक विवाद है भाई। ये हमारी 11वीं अनुसूची में भी है ग्राम पंचायत, लेकिन उससे पहले जब संविधान बन रहा था तो तभी इन्हें आर्टिकल 40 में रख दिया। इस पे एक छोटा सा विवाद था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। गांधी जी कहते थे कि बिना गांव के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता, तो वो ग्राम पंचायत के हमेशा शुरू से ही पक्ष में थे। उनकी इच्छा भी थी कि ग्राम पंचायत का गठन हो। तो जब अंबेडकर जी संविधान बना रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर ग्राम पंचायत का गठन करेंगे तो उसको जो सारा पैसा आएगा या रुपया आएगा, जो भी बजट आएगा, उसको वहाँ को जो मुखिया या प्रधान या सरपंच जो होगा वो खाएगा। बिल्कुल सही बात है, अब ऐसा ही होता है मोस्टली। लेकिन गांधी जी की बात भी सत्य है कि जो विकास होता है वो ग्राम प्रधान ही कराता है आपको। आपके विधायक या सांसद जी तो बहुत कम करा पाते हैं। अगर प्रधान ना हो ग्राम में तो ग्राम का विकास संभव नहीं है। तो इस पे दोनों की बहस हुई, तो उनकी बहस को जब ज़्यादा समय हो गया तो राजेंद्र प्रसाद जी आए बीच में और उन्होंने बोला कि आप इन्हें नीति निषेध तत्व में डाल दीजिए, जिस राज्य का मन हो वो इसको लागू करे, जिसका मन ना हो वो इसको लागू ना करे। जैसा कि आपने देखा होगा अभी बहुत से मतलब अब तो सभी राज्य में लगभग ग्राम पंचायत लागू है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लागू नहीं है। वो इसी के तहत लागू नहीं है। दिल्ली राज्य की इच्छा है वो लागू करें या ना करें, तो यही है भाई इसमें। तो जब उनको राजेंद्र प्रसाद जी ने सुदृढ़ करवाया तो इसको फिर नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया आर्टिकल 40 में। इसके बाद भाई हम आते हैं आर्टिकल 41। इसमें है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता।
जैसे कि भाई कुछ दशा कैसे, यानी कि कुछ कंडीशन होंगी, उनमें सरकारी सहायता मिल सकती है। जैसे जैसे आपके गांव में वृद्धा पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, आपको और भी कई तरह की पेंशन मिलती है, राशन मिलता है। इसी तरह की जो सहायता मिलती है वो सब इसी के तहत मिलती है। इसमें कुछ यानी कि लिमिटेड है, यानी कि आप इसी में एक पर्टिकुलर दे सकते हो। बुजुर्ग हैं भाई, उनको खर्चा पानी नहीं चल रहा है, उनको कुछ भी है, तो उनके लिए 500 रुपया 1000 रुपया महीना दे रहे हो उनको खर्चा पानी के लिए। विकलांग लोग हो गए, यानी कि जो अपाहिज हैं भाई, वो पहले से ही परेशान, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर पेंशन कर देगी खर्चा के लिए अपना सब। भाई वो कुछ कर नहीं सकते तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कर दिया। ऐसे ही आपको जो राशन मिलता है वो भी इसी तरह से। तो ये भी गवर्नमेंट की मजबूरी नहीं है कि आपको देना ही है, उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो दे या ना दे। इनको भी आप फोर्स एंड फोर्स नहीं कर सकते कि आप उनको दे ही दें। मैं फिर बता रहा हूँ, ये भाई राजनीतिक चक्कर में ज़्यादा होता है, इंसान के कल्याण के लिए कम, राजनीतिक लाभ के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है इनको। जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कोविड के बाद में राशन फ्री सबको, समाज कल्याण ही हो रहा है वो। और उन्होंने वैक्सीन लगवाई, वो भी समाज कल्याण था। इसके बाद हमारा आता है भाई आर्टिकल 42। ये भाई इसमें लिखा है न्याय संगत कार्य, मनोचित दशा, न्याय संगत कार्य, मनोचित दशा एवं प्रस्तुति या प्रसूति सहायता। यानी कि अभी से देखेंगे भाई, न्याय संगत यानी कि जो वैलिड कार्य हो वही। मनोचित दशा यानी कि आप किसी भी व्यक्ति से जो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है उससे ज़बरदस्ती, मान लीजिए, काम ऐसे नहीं करा सकते जिससे उस पर मेंटली प्रेशर आए। यानी कि 8 घंटे की जगह आप उससे 12 घंटे काम कराएं, जिस चीज़ से उसको परेशानी हो, अगर वो खुश है तो कार्य कराए। वही मनोचित होता है कि मानसिक मनोचित मतलब मानसिक, अगर मानसिक स्थिति उसकी सही है, उससे कार्य कर रहा है तो बहुत अच्छा है। और एवं प्रसूति सहायता, प्रसूति यानी कि जैसे कुछ गवर्नमेंट हो, मतलब नौकरी में, सरकारी नौकरी में हमारी महिला वर्ग जो कार्य करती हैं, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके लिए सरकार ने रूल ही बना रखा है कि आपको प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी से 3 महीना पहले और 3 महीने बाद तक आपको 6 महीने की छुट्टी। ये भाई गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो दे या ना दे। लेकिन फिर वही बात आती है कि मनोचित, अगर भाई वो उस
टाइम में भी कार्य करेगी तो मेंटली ठीक थोड़ी रहेगा। तो ये उसी के लिए 6 महीना की उनको छूट है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, सिर्फ 2 बच्चों के लिए। ये जो आपको छुट्टी मिलेंगी ये 2 बच्चों के लिए मिलेगी, वरना भाई आपको पता है इंडिया में मिसयूज हर चीज़ का है। अगर ऐसा ना होगा तो ये तो प्रेग्नेंट रह जाएंगी, 6 महीना छुट्टी 6 महीना काम करेंगी, सैलरी पूरी मिलनी है। तो इसके लिए कंडीशन लगा दी कि 2 ही बच्चों के लिए होगा ये। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भाग 4 में टीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कोर्ट में नहीं जा सकते, वाद व परिवर्तनीय नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट से लागू नहीं करा सकते। कीर्ति शाह ने इनको कहा था बैंक चेक, ये ऐसा चेक है कि बैंक की इच्छा से भुगतान होगा। ठीक है भाई, इसके बाद इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। इनकी संख्या 36 से 51 तक है। इसके बाद आर्टिकल 36 में परिभाषा है। आर्टिकल 37 में समाज इन्हें कोर्ट द्वारा लागू नहीं करा जा सकता। आर्टिकल 38 में है समाज कल्याण यानी कि लोक कल्याण। जो लोक कल्याण के लिए कार्य हो गवर्नमेंट वो कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की इच्छा है। आर्टिकल 39 यानी कि समान वेतन मेल व फीमेल। आर्टिकल 39 का क्या पढ़ा एक हमने, यानी कि विधि सहायता। ये मोस्टली ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको क्वेश्चन आ जाता है। 40 में ग्राम पंचायत का गठन। इसमें इनको भाई सामाजिक व आर्थिक अधिकार कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत पढ़ ली। आर्टिकल 21 कुछ दशा में सरकारी सहायता है लोक कल्याण, यानी कि वृद्धा पेंशन, महिला पेंशन, विकलांग पेंशन, इस टाइप को। 42 में हमने देखा न्याय संगत कार्य, मनोचित कार्य, मनोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता 2 बच्चों के लिए केवल, वरना मिसयूज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज हमने ये किया। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर दें। आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।